एसएससी का पेपर लीक हो जाता है, कभी सिपाही का पेपर लीक हो जाता है, कभी दरोगा का पेपर लीक हो जाता है। हर चीज का पेपर लीक एक बहुत बड़ा अपराध उत्तर प्रदेश के अंदर बन गया है, जिसके कारण से नौजवानों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। ये सरकार की मिलीजुली साजिश के तहत बरेली का कांड हुआ है। प्रधानमंत्री ने बहुत जोर शोर के साथ ढोल पीट के जीएसटी लागू किया। मुझे याद है 2017 में, और कहा गया ये दूसरी आजादी आपको मिल रही है। रात में 12 बजे लता मंगेशकर जी का गाना सुनिए, अमिताभ बच्चन का चेहरा देखिए, और आर्थिक क्रांति हिंदुस्तान में आ रही है। कान को आप चाहे सीधा पकड़िए चाहे उल्टा पकड़िए, तो ये बचत उत्सव नहीं है, एक शपथ उत्सव है। इस देश की जनता से 127 लाख करोड़ रुपए वसूला गया। जैसे ही वो घटना होती है, तुरंत मुख्यमंत्री जी सक्रिय हो जाते हैं, बुलडोजर चला देंगे, उल्टा टांग देंगे। जीएसटी से न तो काला धन खत्म हुआ, न जाली नोट खत्म हुआ, नोटबंदी से आतंकवाद खत्म हुआ। किसी ने कोई अपराध किया है तो उस धारा के तहत उसके ऊपर कार्रवाई की। बुलडोजर चलाने का अधिकार आपको नहीं है। आज दो मुद्दा बहुत ही बड़ा बन गया है यूपी के अंदर। एक बेरोजगारी का सवाल, कभी एसएससी का पेपर लीक हो जाता है, कभी सिपाही का पेपर लीक हो जाता है, कभी दरोगा का पेपर लीक हो जाता है, कभी पीसीएस जे का पेपर उत्तर प्रदेश में लीक हुआ, लेखपाल का पेपर लीक हुआ। तो हर चीज का पेपर लीक, टीचर की भर्ती का पेपर लीक। तो पेपर लीक एक बहुत बड़ा एक अपराध उत्तर प्रदेश के अंदर बन गया है, जिसके कारण से नौजवानों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। और पिछले दिनों में प्रयागराज में घटना भी हुई, जिसमें एक नौजवान ने आत्महत्या कर ली बेरोजगारी से तंग आकर। दूसरा, अभी जो टीचर्स है भी, उनके ऊपर भी अलग अलग तरह का संकट है। शिक्षा मित्र अलग परेशान है। जो रेगुलर टीचर है उनके लिए कह दिया गया टीटी पास करोगे तभी आप टीचर कहलाओगे, वरना आपकी मान्यता समाप्त हो जाएगी। तो अब 52 साल 53 साल की उम्र में एक टीचर जो 30 साल से पढ़ा रहा है, वो जाके परीक्षा देगा, पास होगा तब वो टीचर माना जाएगा, नहीं पास होगा तो फिर वो अयोग्य घोषित हो जाएगा। तो रोजगार एक तरफ तो नौजवानों का छीना जा रहा है, दूसरी तरफ अलग अलग कारणों से अलग अलग वर्ग जो नौकरियों में है भी, वो भी परेशान है। चाहे वो आशा बहुएं हो, आंगनबाड़ी वाले हो, वो चाहे मनरेगा के मजदूर हो, वो चाहे शिक्षा मित्र हो, वो चाहे उत्तर प्रदेश के अंदर रोजगार सेवक हो। तो इन सब से भी हम अपील कर रहे हैं कि इस यात्रा में शामिल होइए। ओपीएस पेंशन के लिए, जो ओल्ड पेंशन के लिए मांग कर रहे हैं, उनसे सबसे भी अपील कर रहे हैं कि आप इस यात्रा का हिस्सा बनिए। और दूसरा है सामाजिक न्याय दो। सामाजिक न्याय एक बहुत बड़ा मुद्दा उत्तर प्रदेश में है, जहां पे जातियों के नाम पे भेदभाव का एक खुला उदाहरण देखने को मिलता है। चाहे वो बांदा विश्वविद्यालय का मामला हो, या लखीमपुर खीरी में कोऑपरेटिव बैंक का मामला हो, या फिर मुसलमानों को टारगेट करके जिस तरह से कार्रवाई की जा रही है वो। अब बरेली का मामला देखिए आप। जब लद्दाख का मामला उठा है, उत्तराखंड में नौजवान आंदोलन कर रहे हैं, जब एसएससी को लेके यूपी में आंदोलन हो रहा है, उस वक्त क्या शुरू कर दिया गया? ये बरेली का कांड शुरू कर दिया गया। ये सरकार की मिलीजुली साजिश के तहत बरेली का कांड हुआ है। यहाँ के माननीय सांसद जी ने कहा कि आधा पैसा माल लूट लो, 50% आपको कंसेशन मिल रहा है। मोदी जी कह रहे हैं 5% हम टैक्स घटा रहे हैं, ये कह रहे हैं 50% घटा रहे हैं। हकीकत क्या है? हिंदुस्तान दुनिया का एकमात्र मुल्क है जहां पे 80% टैक्स डीजल और पेट्रोल के ऊपर लिया जाता है। 80% टैक्स हम लोग देते हैं डीजल और पेट्रोल के ऊपर, राज्य और केंद्र सरकार का मिला। दूसरा, जीएसटी जब आई तो प्रधानमंत्री ने बहुत जोर शोर के साथ ढोल पीट के जीएसटी लागू किया। मुझे याद है 2017 में, और कहा गया ये दूसरी आजादी आपको मिल रही है। रात में 12 बजे लता मंगेशकर जी का गाना सुनिए, अमिताभ बच्चन का चेहरा देखिए, और आर्थिक क्रांति हिंदुस्तान में आ रही है। मोदी जी ऐसे बेहतरीन सेल्समैन है कि उन्होंने 5% का टैक्स बढ़ा के 28% कर दिया, और देश के लोगों से कहा जश्न मनाइए, 1 नेशन 1 टैक्स लागू कर दिया।
जबकि वन नेशन मल्टीपल टैक्स था। उस समय भी हम लोग कह रहे थे ये टैक्स प्रणाली गलत है, इससे आम जनता के ऊपर महंगाई का बोझ पड़ेगा। लेकिन 8 साल तक इस देश की जनता को महंगाई में पीसा गया। इस देश की जनता से 127 लाख करोड़ रुपए जीएसटी के नाम पे वसूला गया। 127 करोड़ नहीं, 127 लाख करोड़ रुपए वसूला गया। और उसके बाद अचानक 22 तारीख को, संभवतः 22 या 23 में, कब शाम को 5 बजे नरेंद्र मोदी जी आए, बहुत गुस्से में थे और उन्होंने नरेंद्र मोदी को बहुत डांट लगाई। उन्होंने कहा, हे मोदी, 8 साल तक तुमने हमारी देश की जनता को लूटा, 127 लाख करोड़ रुपए लूट लिया, ये तो मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा। और अब हम बचत उत्सव शुरू करने जा रहे हैं। अब ये बचत उत्सव क्या है? कोयले के ऊपर आपने टैक्स बढ़ा दिया। कोयला जो ईंट बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, बिजली बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, तमाम चीजों में कोयले का इस्तेमाल होता है। तो जाहिर सी बात है, जब आपने कच्चे माल पे टैक्स बढ़ा दिया तो जो पक्का माल होगा वो महंगा बिकेगा, बिजली महंगी हो जाएगी, ईटा महंगा हो जाएगा। आपने पेपर पर 12% से बढ़ा के टैक्स 18% कर दिया। जो तख्ती लगती है उसके ऊपर, उस पर टैक्स बढ़ा के 12% से 18% कर दिया। और जो फाइनल आइटम तैयार होता है, नोटबुक, उस पर 5% से घटा के 0% कर दिया। तो इसका क्या मतलब हुआ? कान को आप चाहे सीधा पकड़िए चाहे उल्टा पकड़िए, तो ये बचत उत्सव नहीं है, एक चपत उत्सव है जो प्रधानमंत्री जी बड़े जोर शोर के साथ इस देश की जनता से मनवा रहे हैं। इसकी हकीकत जब सामने आएगी तो लोग परेशान होंगे। और अभी भी जो घोषणाएं उन्होंने की है, कहीं भी सामान सस्ता नहीं हुआ। लोग कह रहे हैं हमने तो महंगे में खरीदा, तो आपको महंगे में बेचेंगे। जब घोषणा करते हैं टैक्स बढ़ाने की, तब तो तुरंत वसूली शुरू हो जाती है, तब एमआरपी नहीं दिखाया जाता। अब कहते हैं हम एमआरपी महंगा खरीदे हैं तो अब आपको देंगे महंगा। तो ये कुल मिला के एक छलावा है। और जीएसटी से न तो काला धन खत्म हुआ, न जाली नोट खत्म हुआ, नोटबंदी से न आतंकवाद खत्म हुआ। जो जो दावे थे वो कुल मिला के, चाहे नोटबंदी हो चाहे जीएसटी हो, इन सारे मामलों में सरकार के, मोदी जी के दावे पूरी तरीके से फेल साबित हुए। अभी सोनम वांगचुक जी पे जो कार्रवाई हुई है वो भी एक गलत कार्रवाई है, हम लोग उसकी निंदा करते हैं। मुझे लग रहा है कि ये पूरा मामला एक गहरी साजिश है सरकार की। अब उसमें कौन कौन शामिल है, जब उसकी जांच पड़ताल होगी ठीक ढंग से तो पता चलेगा। लेकिन आप मुझे बताइए कि एक तरफ शुरू हुआ आई लव मोहम्मद, जबकि इस्लाम धर्म में यह कहा जाता है कि जब भी आप हजरत मोहम्मद साहब का नाम लीजिए, आप कहिए हजरत मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये प्रतियोगिता के तौर पे ये शुरू हुआ। फिर उसके बाद आई लव महादेव शुरू हो गया। भगवान भोले शंकर महादेव के नाम पे आई लव महादेव शुरू हो गया। चलिए, इस दौरान भी कुछ नहीं हुआ, लोग इसके बहकावे में, भड़कावे में, लड़ाई में, झगड़े में नहीं पड़े। फिर अचानक एक दिन पता चलता है कि तौकीर रजा जी ने कोई आह्वान किया है कि जुमे की नमाज के बाद हम लोग निकलेंगे और इकट्ठा होंगे, और बाहर बवाल होता है और फिर ये घटना। तो इससे तो ये साफ तौर पे जाहिर हो रहा है कि एक मामला जो पूरी तरीके से शांत हो चुका था उसको उकसाया गया। और उसके बाद से मुख्यमंत्री जी लगातार हमलावर हो जाते हैं। तुरंत से तुरंत जैसे ही वो घटना होती है, तुरंत मुख्यमंत्री जी सक्रिय हो जाते हैं, बुलडोजर चला देंगे, उल्टा टांग देंगे, जो भी उनकी भाषा बोलने की शैली है वो अपना बोलना शुरू कर देते हैं। तो ये कैसे हो रहा है? इसका मतलब ये मिला जुला खेल है, लेकिन इसमें निर्दोष लोग पिस रहे हैं। उनके घरों पे बुलडोजर चलाया जा रहा है, उनको अपमानित किया जा रहा है, उनको कहा जा रहा है कान पकड़ो, हाथ जोड़ो। ये तो ठीक नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट का साफ तौर पे आदेश हो चुका है कि आप किसी का भी घर ऐसे बुलडोजर नहीं चला सकते हैं, कानून में तमाम धाराएं मौजूद है, अगर किसी ने कोई अपराध किया है तो उस धारा के तहत उसके ऊपर कार्रवाई कीजिए।
बुलडोजर चलाने का अधिकार आपको नहीं है। यही चीफ जस्टिस साहब, गवाई साहब, इनका आदेश है। तो जो अधिकारी आज उछल कूद कर रहे हैं बीजेपी सरकार के कहने पे, जब कानून के दायरे में इसकी जांच पड़ताल होगी, जो बुलडोजर चलाया जा रहा है बरेली में, तो उनको नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। और एक बात मैं आपको बता दूं, ये मुसलमानों के घर पे बुलडोजर चला के हिंदुओं को खुश करने का जो एक चलन है, ये बहुत खतरनाक चलन है। मैं देख के आया, संत रविदास गेट के सामने काशी में 100 साल पुरानी दुकान जमींदोज कर दी गई, एक मुसलमान नहीं था उसमें। मैं देख के आया, हजारों मकान और दुकान सड़क चौड़ीकरण के नाम पे जमींदोज कर दिए गए काशी के अंदर, मोदी जी के क्षेत्र में। मैं बता रहा हूँ, चले जाइए रामपथ के नाम पे हिंदुओं की दुकान मकान अयोध्या में तोड़ दिए गए, जमींदोज कर दिए गए। तो 8, 10, 20, 100 हमारे खुद के गृह जनपद सुल्तानपुर में 35 वाल्मीकि समाज के लोगों के घरों पे बुलडोजर चला दिया। तो बुलडोजर से कोई खुश होने का कारण नहीं होना चाहिए, कि मतलब ये कोई लड्डू बांटने का कारण नहीं होना चाहिए कि भैया गरीब के घर पे आपने बुलडोजर चला दिया तो आप उससे बड़े बलवान बन गए। ये ठीक बात नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की धज्जियां उड़ाई है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बरेली में, और कानून में धाराएं हैं, अगर कोई अपराध करता है तो कानूनी रूप से कार्रवाई कीजिए। ये बुलडोजर नीति ठीक नहीं। देखिए, आज की तारीख में आम आदमी पार्टी कोई इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है, तो ये सवाल हमसे गैर वाजिब है। तो कांग्रेस के साथ किसी तालमेल या किसी गठबंधन या चुनाव की किसी प्रक्रिया में हम साथ जाएंगे, इसका अब कोई मतलब नहीं है। लोकसभा चुनाव के लिए खाली अकेले वो कारण नहीं हो सकता। अशोक गहलोत जी ने जब वादा किया था पुरानी पेंशन का, तो वो जीते थे। सुक्खू जी ने जब हिमाचल में वादा किया था तो वो जीते थे। तो 2 सरकारें तो मैं जानता हूं जिन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहा कि हम पुरानी पेंशन देंगे, और वो जीते लागू करने के बाद। तो अब मेरा ये लागू करने के बाद केंद्र सरकार ने उन पे तमाम तरह के प्रतिबंध लगाए, ये भी आपको जानना चाहिए। तुम अपने राज्य के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन क्यों दे रहे हो? इस अपराध की सजा राज्य सरकार की तमाम योजनाओं पर रोक लगा कर दिया केंद्र सरकार ने, मोदी जी की सरकार। ये हुआ। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।